बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक टर्म्स को पढ़ रखा है, जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन ऑफ एयर किसे कहते हैं, कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स है जिसके कारण एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। और उस सीरीज में हम लोगों ने कुछ एक पॉल्यूटेंट्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को भी देख रखा है। अब हम लोगों को अलग अलग और भी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ना है और उसको जो बचे हुए पॉल्यूटेंट्स है उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को जानना है। पहले ही हम बोल चुके हैं कि ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करने जैसी है, लेकिन कुछ एक चीज़ें आप दिमाग लगा के समझ के रख सकते हो। लाइक जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सबका ह्यूमन बीइंग और नेचर मतलब प्लांट्स दोनों पे क्या इफेक्ट होता है, ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में अगर याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। और भी कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ऐसा क्या होता है जिससे ये पोल्यूटेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाते हैं, इन सारे बेसिक फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना है। आज जो हम पोल्यूटेंट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFC भी बोलते हैं। CFC इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर कभी आपको आए तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता कहाँ से है। तो मोस्टली यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, रेफ्रिजरेंट्स के रूप में, ठंडा जो चीज़ करता है उसको उसके रूप में, प्रोपेलेंट्स के रूप में यूज होता है, सॉल्वेंट्स के रूप में यूज होता है, और फोमिंग एजेंट्स, फोम बनाने वाले एजेंट्स के रूप में ये यूज होता है। इससे हार्मफुलनेस क्या क्या है, तो जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, व्हेन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर दे डिकम्पोज अंडर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट। जब हमको हमें पता है कि कोई भी चीज़ हम यूज़ करें उससे हार्मफुलनेस कुछ ना कुछ निकलता है, चाहे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल वस्तु यूज़ करें। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उससे जो गैसेस निकलते हैं ये कहीं ना कहीं जाके एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं। तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये यूवी रेडिएशंस मतलब हमारे सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है, मतलब टूट जाता है, और ये हार्मफुल केमिकल्स को ओरिजिनेट, मतलब जो भी इसमें केमिकल है, लाइक क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन, ये सब अलग अलग हो जाते हैं डिकम्पोज होके, टूट के, और ये एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब हम जानेंगे कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन काउज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन। हम लोगों को पता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर है जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। और हमें ये भी पता है कि धीरे धीरे वो जो ओजोन लेयर है वो पतला होते जा रहा है, उसकी जो परत है वो पतला होते जा रहा है। तो कुछ एक कारण तो होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसमें से एक कारण ये भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ओजोन में, एटमॉस्फेयर में जाके मिलना, उसका डिकम्पोज होना और हमारे ओजोन लेयर को पतला करना या उसमें छेद कर देना। तो ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमारे ओजोन लेयर जो है उसको पतला करने का एक रीज़न है। और ये क्या करता है, डिकम्पोज करके इसको ओजोन जो है हमारा उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट हम लोग अब पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे वो उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन बोलते किसको है, हम लोग बचपन से ही एसिड रेन के बारे में पढ़ते आए हैं कि जब भी बारिश होती है, जो कि नॉर्मल रेन हमारा रेन वाटर है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन जैसे ये एटमॉस्फेयर में ये आता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं या एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और जब तक ये नीचे अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तब तक ये रेन वाटर जो है एसिड्स के प्रेजेंस की वजह से ख़राब हो चुका होता है, केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, और ये जहाँ भी गिरता है उन चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। तो हार्मफुल एसिड्स का पानी में मिल जाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। यहाँ देख लेते हैं एक्सेसिव CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ज़्यादा हो जाना, स्मोक धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक केमिकल है, व्हेन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर कम इन कांटेक्ट विथ वाटर वेपर। जब ये सारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये वाटर वेपर जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये
क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर वेपर के साथ मिलके। और यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब पानी के साथ मिल जाता है और बारिश के रूप में बरसता है तो इसे ही हम कहते हैं क्या, एसिड रेन। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हैं, स्टैचूज एंड स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्टैचू या स्ट्रक्चर बने हुए हैं किसके, मार्बल्स के या लाइमस्टोन के, चमकीले पत्थर के, स्लोली कोरोडेड ड्यू टू एसिड रेन, धीरे धीरे क्या होता है ये पत्थर में जो इनका शाइन है, जो इनका चमक है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों, कोरोडेड मतलब जंग लगना, धीरे धीरे इनके जो टेक्सचर हैं उसमें जंग लग जाता है, जिससे ये वो धीरे धीरे अपना शाइन खो देते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। यही एसिड रेन की वजह से मार्बल्स का कोरोड होना, उनमें जंग लगना, उनका खराब होना, इसे ही हम कहते हैं मार्बल कैंसर। बहुत बार ये टर्म आपको आएगा एग्जाम्स में, डिफाइन मार्बल कैंसर, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे आप अलग से अंडरलाइन करके रखिएगा। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट्स है, गोल्ड सिल्वर एंड मेटल आर्टिकल लूज देयर लस्टर। हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं कि जितने भी ये मेटल्स हैं, जिसको हम लोग इनर्ट मेटल्स बोलते हैं, ये किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होते जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन ये एसिड रेन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में, लगातार इसके कांटेक्ट में मेटल्स आएंगे तो वो भी अपना शाइन, अपना लस्टर खो देते हैं। तो ये जो नेचुरल मेटल्स है उसका लस्टर खोने में भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है, एसिड रेन वॉशेज अ नंबर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हमारा जो सॉइल है इसमें बेसिकली नेचुरली बहुत सारे मिनरल्स पहले ही से प्रेजेंट होते हैं, तो एसिड रेन जो होता है उस सॉइल पे गिर के उनमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, उसे धुल देता है और सॉइल जो है न्यूट्रिएंट लेस बन जाता है, जो कि उतना हेल्पफुल हमारे लिए नहीं होता। चौथा है, एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ। जब बारिश होती है तो ये नहीं देखता कि ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके जहाँ जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसमें भी गिरता है, चाहे वो लेक्स हो, पॉन्ड्स हो या जहाँ भी हो। और उसमें क्या है, एक्वाटिक लाइफ, चाहे मछलियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। तो इन एसिड्स की वजह से उन पे भी इफेक्ट होता है। कभी कभी हम लोग सुनते भी हैं कि बहुत सारे नंबर्स में कहीं पे कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट, या फिर न्यूट्रिएंट नहीं बोल सकते, ऐसा पॉल्यूशन, ऐसा कुछ उसमें पानी में पाया गया जिससे बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ है जो एक्वेटिक लाइफ को भी हैम्पर करता है। तो एसिड रेन जो है ये सारे रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, कहीं से भी यूज़फुल तो नहीं है, और हमारा जो नेचुरल रेन वाटर रिसोर्स है उसे भी ये ख़राब कर देता है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉल्यूटेंट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस बोलते किसको हैं, फिर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो है नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से बिल्डअप किया जाता है। कहीं कहीं ये हेल्पफुल होता है, लेकिन जो नेचुरली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। हार्मफुल रेडिएशन उससे होते हैं, अर्थ का टेम्परेचर उससे बढ़ता है। तो हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। तो यहाँ पे इस ग्रीन हाउस का नुकसान या हार्मफुलनेस हमें पढ़ना है। देखिए, ग्रीन हाउस बोलते किसको हैं, ग्लास हाउस विच रिसीव रेडिएशन फ्रॉम द सन ओनली थ्रू ग्लास वॉल्स। ऐसा एक घर बनाया जाता है जो कि ग्लास, कांच का बनाया जाता है, और उस घर में इसी ग्लास वॉल्स के थ्रू सन के रेडिएशंस जो हैं वो अंदर आते हैं और वहीं पे वो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वहां से बाहर, शीशे से बाहर वो नहीं जा पाते। तो टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस इज हायर बिकॉज रेज कैन नॉट escape फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस। जो हमारा नेचुरल टेम्परेचर बाहर का होता है उससे उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि रेडिएशंस अंदर तो आ जाते हैं लेकिन वो वहाँ से छिप छिपा के या किसी तरीके से निकल के उस ग्लास वॉल से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। अभी हमने जितने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी वो आर्टिफिशियली मेड ग्रीन हाउस है, लेकिन ऐसा भी होता है कि सिमिलर नेचुरल ग्रीन हाउस भी ओरिजिनेट होता है, जो कि हार्मफुल गैसेस की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि काफ़ी डेंजरस और काफ़ी
नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। The similar greenhouse is formed on the earth due to greenhouse gases which traps the radiation and warms the earth। ऐसा ही सिमिलर नेचुरली भी ग्रीन हाउस फॉर्म होता है। ये तो आर्टिफिशियल हम लोगों ने पहले पढ़ा जो ग्लास हाउस बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नेचुरली भी होता है कि बहुत सारे जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो अर्थ के टेम्परेचर को, उस रेडिएशंस को ट्रैप करके अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थ को वार्म कर देते हैं। कौन से ऐसे गैसेस हैं, कुछ एक गैसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं, जो भी यूवी रेडिएशंस या जो भी रेडिएशंस हैं उन्हें ट्रैप करके, और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल फॉर्मेशन होता है ग्रीन हाउस का। इसका इफेक्ट क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द रेडिएशन एंड वार्म्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे बढ़ा देते हैं, अर्थ का जो नेचुरल टेम्परेचर है उसे बढ़ा देते हैं। इसी वार्मिंग इफेक्ट ड्यू टू रेडिएशन ट्रैपिंग, इसे ही हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ जाना किस वजह से, बहुत सारे गैसेस के रेडिएशंस के ट्रैप करने की वजह से, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं। कुछ तो ऐसा कारण होगा, नेचुरली ये प्रेजेंट है नहीं, तो आखिर किस रीजन की वजह से ये इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस का? तो पहला कारण है हमारा, पहला रीजन है डोमेस्टिक फ्यूल लाइक कोल एंड वुड रिलीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जो भी हम लोग कोयला या लकड़ियां जलाते हैं डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, भी बहुत सारे गांव वगैरह में जगह ऐसे हैं जहाँ पे लकड़ियों पे खाना बनाया जाता है या कोयला जलाया जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो ये सारे जो हमारे डोमेस्टिक फ्यूल हैं या इंडस्ट्रियल फ्यूल हम लोग बोल सकते हैं, वो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इन्हीं का रिलीज जो एटमॉस्फेयर में है ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल इन द थर्मल पावर प्लांट्स लीड टू इनॉर्मस रिलीज ऑफ CO2 एंड CO। यही कोयला जब थर्मल पावर प्लांट्स में जलता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अनबर्न्ड जो रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, और ये दोनों भी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का या ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में ट्रमेंडस वहाँ पे एनर्जी सप्लाई करते हैं। और तीसरा जो है कारण वो है इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा भी हो जाए लेकिन पेड़ पौधा रहे तो उसे वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन अगर डिफोरेस्टेशन जिस तरीके से हो रहा है, पेड़ पौधा भी हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी हद तक कम हो रहा है, तो ये सारा जो रीजंस है वो कहीं ना कहीं कार्बन का हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ना यानी कि अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना इसकी वजह से ही हो रहा है। अगर हम बराबर मात्रा में, अगर इसे हमें ठीक करना है तो क्या करना होगा, हमें पेड़ लगाना होगा, इन सारे फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ जो है उसे कम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ये अफोरेस्टेशन अफोरेस्टेशन हम लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना हम अपने अर्थ के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे नुकसान क्या है? तो जो सबसे बड़ा नुकसान इस ग्रीन हाउस के इफेक्ट से है वो है ग्लोबल वार्मिंग, हमारे अर्थ के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग बोलते किसको हैं? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर आप पिछले साल मुकाबले करो तो हमारा टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता था वो 40-42 ऐसा रहता था। अब अभी फर्स्ट फेज के ही गर्मी में 45-46 टेम्परेचर हो रहा है। तो हर पिछले साल के मुकाबले में हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 1 से 2 डिग्री या उससे ज़्यादा भी बढ़ जा रहा है। तो अगर हर बीतते साल में ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसानों को रहने के लिए टेम्परेचर, हम लोग बोल सकते हैं सस्टेनेबल नहीं होगा, हम लोग सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है जिस भी वजह से हो रहा है उसे हमें लगातार घटाने के क्रम में काम करते रहना चाहिए, जिसमें पेड़ों का लगाना या फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी आती है। तो यही जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है इंक्रीज होना ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कंसिक्वेंसेस है ये हम देख लेते हैं।
Glaciers will melt at higher rate with lead to an increase in sea level resulting in floods. सबसे एक बड़ा इफेक्ट है इस ग्लोबल वार्मिंग का, जो हमारा ग्लेशियर्स है, जो हमारे पहाड़ हैं, जो बर्फ से बने हुए हैं। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या हो रहा है, ये स्पीडली पिघलना शुरू करता है। पिघलने के कारण ये सी लेवल में जो हमारा वाटर है उसके जो राइज है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जिससे वो फ्लड के रूप में बाकी जगहों को नुकसान करता है। एक और इफेक्ट है इसका कि लॉस ऑफ सॉइल, इससे जो है मिट्टी जो है हमारा वो बह के कहीं और चला जाता है, जिससे हमें सॉइल का भी नुकसान होता है। और तीसरा है वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर लीड्स टू फॉरेस्ट फायर। अभी आप बहुत जगह ऐसे न्यूज़ में देख रहे होगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि कहीं भी फॉरेस्ट में क्या होता है, आग लग जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर राइज की वजह से ही है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोगों ने कम नहीं किया तो कहीं ना कहीं ऐसे नुकसान हमें आगे और ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो ये सारा जो है लॉस ऑफ सॉइल, वार्मिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर या फिर जो फ्लड है, ये सब रोकना है तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के ही कॉन्सिक्वेंसेस है। अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोगों को ऐसा क्या मेजर्स लेना चाहिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सके या फिर उसे रोक सके? तो सबसे पहला मेजर जो है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एटसेट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसका हम लोगों को कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो है हार्मफुल गैसेस के रिलीज को रोक रोक कर रख सके या रोक सके। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये जो कोल से हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है उसे बदल कर या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि पानी की मदद से होता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से करना चाहिए, ताकि हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं या जो हार्मफुल स्मोक या बाकी गैसेस का रिलीज है उसे हम कंट्रोल कर सकें। तीसरा है डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। जो लगातार पेड़ों का काटना है अलग अलग रीजंस की वजह से, चाहे वो वुड के कंजम्पशन के लिए हो, जगह के लिए हो, जिस भी रीजन से हो, उसे हमें बिल्कुल रोकना चाहिए और अफोरेस्टेशन करना चाहिए, ताकि हम लोग पेड़ के मात्रा को हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ा सकें। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा लेयर है उसे हम कम कर सकें। और फिफ्थ है हमारा यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मस्ट बी चेक्ड। ये जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, इसे भी हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें, ताकि इसका रिलीज जो एटमॉस्फेयर में है कम से कम हो सके। अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम कुछ मेजर्स ऐसे देख लेते हैं जिससे एयर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो था ऐसे मेजर्स जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसको भी चेक आउट करने से हम लोग एयर पोल्यूशन को ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मेजर्स जो प्रॉपरली एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है सबसे पहला स्मो यूज स्मोकलेस चूल्हा, सोलर कुकर्स एंड बायोगैस। वैसे चूल्हा हम लोग यूज़ करें जो स्मोकलेस हो। सोलर कुकर मतलब सूर्य से मैक्सिमम हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करें, क्योंकि वो रिन्यूएबल है, कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। और बायोगैसेस का हम लोग यूज़ करें। दूसरा है यूज़ अनलीडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि सीएनजी का हम लोग यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ सीएनजी, सीएनजी का यूज़ करने से स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग यूज़ करें जो कि रिन्यूएबल होता है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेचर फ्रेंडली होता है और जिससे नुकसान बहुत कम हो सके। Sticking to pollution emission norms from automobile exhaust and adopting Euro 4 standards। बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल में रखा जा सके। तो उससे हमें उससे बंधे रहना, उसको चेक करते रहना, वैसे गाड़ियां जिनका पोल्यूशन चेक नहीं है उसे रोकना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके हम लोग भी थोड़ा तो पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स का अनियमित नहीं जलाना, इससे भी हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पटाखे जितना कम फोड़े उतना कम धुआं होगा।
इंस्टॉल चिमनी विथ फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो सारे हम लोग ऐसे जगह पे बनाए जो कि रेसिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर हो, ताकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को उससे नुकसान ना पहुंचे। अफोरेस्टेशन, पेड़ों का लगाना। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स, ऐसे ऐसे मेजर्स हम लोग इस्तेमाल करें जिससे पोल्यूशन जो है मैक्सिमम अमाउंट तक रोका जा सके। डू नॉट बर्न ड्राई वेजिटेबल वेस्ट, रैदर कलेक्ट इट इन अ पिट एंड मेक कंपोस्ट। जितने भी वैसे वेजिटेबल के टुकड़े होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम गला सकते हैं, उसे हम जलाए नहीं सुखा के, उसे हम एक पिट गड्ढा में जमा करें और उसे कंपोस्ट बनाएं, जिससे हम लोग फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलरली मॉनिटरिंग द एयर क्वालिटी एट वेरियस लोकेशन बाय गवर्नमेंट। हर जगह पे एयर चेक करते रहना कि पोल्यूशन लेवल क्या है, स्मोक कितने हैं। तो ये सारे जो मेजर्स हैं इसको लेके हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत हद तक पोल्यूशन को हमारे देश में फैलने से बचा सकते हैं। अब हम हमारा जो ये टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक था। अब हम लोगों को इस चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करना है। जिनके पास बुक है क्लास के बाद गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स। जिनके पास नहीं है हम आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करो। और हमारा जो SA1 का ये लास्ट चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना बच गया। एक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स और दूसरा है पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये 2 चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ये पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन पे फोकस करेंगे और इतना ज़्यादा रिवीजन करेंगे कि जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो सब आपको याद हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, कभी टेस्ट कभी रिवीजन, ऐसा ही हमारा शेड्यूल चलता रहेगा। तो आप उसके लिए रेडी रहो। जितने भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी उसका आप प्रॉपर नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करते रहो। तो इससे आपको ऐसा नहीं कि आज टेस्ट बोल दिया तो आप लोग पैनिक करने लगो और बहुत ज़्यादा पढ़ो। इतना पढ़ के रखो कि आपको उससे फ़र्क ना पड़े टेस्ट होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, क्योंकि चीज़ें आपकी पहले से पढ़ी हुई रहें। इन सारी बातों पे आप फोकस कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।